मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज की जो डीएनवाईएस क्लास है हमारा उसका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। आज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पेपर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमारा फर्स्ट पेपर ख़त्म हो चुका है, तो अभी डीएनवाईएस का फर्स्ट ईयर में जो सेकंड पेपर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो जितना भी हम लोग डी एन वाई में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो सब में ज़्यादा जो मेन टॉपिक है, मेन जो पोर्शन अगर बोला जाएगा तो वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। या फिर आप डी एन वाइज करिए, बी एन वाइज करिए, या फिर नेचुरोपैथी में, या फिर अदर कोई भी पैथी में, जब भी आप कोई चीज़ पैथी की पढ़ाई करते हो तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बगैर, उसके अलावा हम लोग अगर बाकी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें बाकी डायग्नोसिस नहीं आएगा। क्योंकि एनाटॉमी मतलब हमारा शरीर कैसा है, उसकी उसकी रचना कैसी है, उसकी क्रियाएं कैसी है, ये सब जानने के बाद ही हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी, अगर आप ट्रीटमेंट का डायग्नोसिस कर रहे हो, उसके सिम्टम्स देख रहे हो, तो आपको जो नेचुरल मतलब नॉर्मल इसकी कंडीशन क्या है वो पता करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हार्ट बीट्स है, ठीक है, अब हार्ट बीट्स बढ़ते भी है और कम भी होते हैं। माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए सभी। अब हार्ट बीट जो नॉर्मल बोला जाता है वो है 60 to 100, ठीक है, 60 to 100 BPM, बीट्स पर मिनट। अब ये रेंज है। अगर आपको पूछा जाए कि नॉर्मल हार्ट बीट्स की रेंज क्या है, तो वो है 60 to 100। मतलब अगर आपकी हार्ट बीट्स 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, ये रेंज में अगर आपकी हार्ट बीट्स है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड वैल्यू अगर पूछा गया तो वो 72 है, ठीक है। लेकिन 72 के नीचे अगर 60 तक आता है तो भी वो नॉर्मल है, या फिर अगर 72 के ऊपर जाता है 100 तक तो वो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर 100 के ऊपर अगर जा रहा है तो वो वहाँ पे बन जाता है टेचिकार्डिया, ठीक है। ये क्या, एक डिसऑर्डर है हमारे हार्ट का। अगर नीचे अगर हम जाते हैं, जब 60 के अगर नीचे जाता है हार्ट बीट्स, तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो ये क्या है, टेचिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, ये हमारे हार्ट बीट्स के ये डिसऑर्डर्स है, हमारे हार्ट के डिसऑर्डर है। मतलब हमें यहाँ पता चल रहा है कि हमारा जो हार्ट है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, उसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम आ गया है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ गई है, ठीक है। तो जब हम लोग डायग्नोस करते हैं कि एबनॉर्मलिटी क्या है, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा पहले कि नॉर्मल क्या है। क्योंकि अगर आपको नॉर्मली अगर आपको पता नहीं, तो आप लोग पता नहीं कर पाएंगे कि एबनॉर्मल क्या है। जैसे कि आपको बताया मैंने हार्ट बीट्स, जिसकी रेंज है 60 to 100, ये नॉर्मल है रेंज। अगर आपको ये रेंज ही अगर पता नहीं, तो आप पता नहीं कर पाओगे। अगर किसी पेशेंट का अगर 50 हार्ट बीट्स है, 50 BPM, तो आपको पता नहीं चलेगा ये इसमें प्रॉब्लम है या नहीं। आप सिर्फ उसे काउंट कर लोगे और बस लिख कर रख दोगे, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये बहुत कम है, मतलब इसको ब्रेडिकार्डिया है, तो इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। या फिर अगर किसी का 120 हो गया है, 100 हो गया है, तो आप लोग को ये पता नहीं चलेगा कि ये इसको टेचिकार्डिया है। आपको लगेगा कि बस ये पल्स रेट है, आपने गिन के फिर लिख के रख दिया। लेकिन अगर आपको नॉर्मल अगर पता है कि 60 to 100 ये नॉर्मल होता है, अगर इसके ऊपर या फिर इसके नीचे अगर गया तो वो एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। तो इसीलिए आपको आपकी बॉडी की रचना, उसकी क्रियाएं सब पता होनी चाहिए। तभी आप पता कर पाओगे, तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके बॉडी में कौन सा ऑर्गन है, कौन से ऑर्गन है, फिर कौन से तंत्र है, मतलब कौन से सिस्टम्स है, फिर कौन से उत्तक है, कौन से सेल है, फिर उनके कार्य क्या है, उनका शेप साइज़ क्या है। अब शेप साइज़ क्यों इसमें चाहिए, जैसे कि अगर आपका टिश्यू है, उत्तक है, उसका नॉर्मल साइज़ आपको पता है, और अगर कुछ बीमारी की वजह से अगर वो बढ़ता है,
स्वेलिंग की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से, कुछ इन्फेक्शन की वजह से अगर वो स्वेलिंग में पड़ता है, तो वहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये नॉर्मल इसका साइज इतना था लेकिन ये एबनॉर्मल हो गया, ये बढ़ गया है। तब आप पता कर पाओगे कि यहाँ पे कुछ तो भी इन्फेक्शन हुआ है, कुछ तो भी स्वेलिंग आया है, कुछ तो भी इन्फ्लामेशन हुआ है, मतलब कुछ तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये आप डिफ्रेंशिएट कब पढ़ पाओगे, कब कर पाओगे, जब आपको पता होगा कि इसकी नॉर्मल शेप क्या होता है, इसका नॉर्मल साइज़ क्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको उसका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। इसी तरह आपका बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी सेल हो, कोई भी टिश्यू हो, हर चीज़ का जब भी तभी आप उसका डायग्नोस कर सकते हो जब उसका एबनॉर्मल और नॉर्मल कंडीशन आपको पता हो। ठीक है, तो इसीलिए अगर एनाटॉमी पूछा गया कि एनाटॉमी क्या है, तो एनाटॉमी रेफर्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर रिलेशनशिप। मतलब इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है। अब इंटरनल एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल मतलब जैसे कि हमारे ऑर्गन्स है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, उसका शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गए। और एक्सटर्नल मतलब जैसे कि हमारे ईयर्स है, हमारा नोज़ है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये बाहरी रचना है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। और ये दोनों में अंदर रिलेशन क्या है, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग एनाटॉमी में। और फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर्स। मतलब जो भी स्ट्रक्चर है, मतलब इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, जितने भी स्ट्रक्चर है तो उनकी फंक्शन क्या क्या है वो पढ़ते हैं हम लोग फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये दोनों साथ में ही पढ़ना चाहिए, ये एक दूसरे के बगैर ये अधूरे हैं। जैसे कि अगर आपने एनाटॉमी पढ़ लिया लेकिन फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका किसी का अगर हार्ट डायग्नोस कर रहे हो, हृदय किसी का अगर डायग्नोस कर रहे हो, और उसमें क्या हुआ है कि वहाँ पे हार्ट का साइज़ बढ़ गया है। अब आपने एनाटॉमी तो पढ़ लिया कि इसका नॉर्मल साइज़ इतना होता है, इसमें 4 चेम्बर होते हैं, फिर बीच में सेप्टम होता है, मतलब एक वॉल होती है, एक लेयर होती है जो 2 चेम्बर को डिवाइड करती है, ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब वहाँ पे स्वेलिंग हो रहा है, मतलब वहाँ पे सूजन आ रही है, मतलब उसका आकार बढ़ गया है। तो आपने एनाटॉमी पढ़ा है तो आप देखकर पहचान लोगे, या फिर जो भी आप टेस्ट करवाओगे स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें आप देख लोगे कि इसका एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ गया है। लेकिन आपने फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका कारण क्या है। बढ़ तो गया है, उसमें स्वेलिंग आ गया है, उसका साइज बढ़ गया है, लेकिन इसका कारण क्या है ये आपको पता नहीं चलेगा। तो कारण जानने के लिए आपको उसका फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ पे ब्लड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है क्या, उसकी जो वॉल भी थी उसका फंक्शन ठीक से हो रहा है या नहीं, या फिर जो ब्लड वेसल है मतलब रक्त वाहिनियाँ हैं जो ब्लड वहाँ पे पहुँचा रही है और वहाँ से बाहर निकाल रही है, तो वो ठीक से फंक्शन कर रही है या नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको फिजियोलॉजी में पढ़ा जाएगा। अगर आपको फिजियोलॉजी अगर नहीं पता हुई तो आप उसका ठीक से डायग्नोस नहीं कर पाओगे, मतलब उसका कारण पहचान नहीं पाएंगे कि जो भी हार्ट में एबनॉर्मलिटी आई है उसका कारण क्या है। ठीक है, उसी तरह दूसरी तरफ अगर आपने सिर्फ फिजियोलॉजी पढ़ लिया और उसका एनाटॉमी नहीं पढ़ा तो क्या होगा, फिजियोलॉजी से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ब्लड ज़्यादा पहुँच रहा है और हार्ट से ब्लड कम निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पे स्वेलिंग आई है। लेकिन स्वेलिंग आई है तो उसका स्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपने एनाटॉमी अगर पढ़ा नहीं है तो आपको पता नहीं है कि उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, उसके जो चेम्बर्स है वो कितने हैं, उसका जो डिवीजन है मतलब जो सेप्टम है वो कैसा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों भी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अधूरे हैं। अगर आपने सिर्फ एनाटॉमी पढ़ लिया तो भी वो इनकम्प्लीट है, अगर सिर्फ आपने फिजियोलॉजी पढ़ लिया तो भी वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसलिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये पढ़ा जाता है। और कोई भी जो कोर्स है या फिर कोई भी मेडिकल हो कोर्सेस हो या फिर कोई भी पैथी हो, हर इसमें पहले
एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी ही पढ़ा जाता है। एनाटॉमी मतलब क्या है? शरीर रचना, शरीर की रचना कैसे की गई है, कौन सा ऑर्गन कौन से लोकेशन में है, ठीक है, फिर वो कितने पार्ट में डिवाइड है, वो कहाँ कहाँ पे है, फिर उससे रिलेटेड और कौन से ऑर्गन है, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी तरफ फिजियोलॉजी मतलब शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब जो भी ऑर्गन है, जो भी अंग है, या फिर कोई भी जो कोशिका है, कोई भी ऊतक है, तो उसका फंक्शन कैसा है, उसके कार्य क्या क्या है, उसकी क्रियाएं कैसे चलती है, तो ये सब आता है फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग सिस्टम पढ़ेंगे, जैसे कि डाइजेस्ट सिस्टम है। अभी इसके पहले हम जो फर्स्ट पेपर में पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा था हमने कि कौन सी बीमारियाँ होती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, तो उसमें कौन सी बीमारियाँ होती है, उसमें कौन से ऑर्गन है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर बीमारी होती है, ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पेपर में पढ़ा। अब सेकंड पेपर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वो ऑर्गन कैसा है, वो ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद उसकी क्रियाएं कैसी है, क्योंकि आपने जैसे कि हार्ट, हृदय अगर ये पढ़ लिया है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, तो फिर आपको पता चलेगा कि उसमें एबनॉर्मलिटी जब भी आती है, उसमें कोई बीमारी अगर आती है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, उसका शेप कैसे चेंज होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। फिर जब उसका रचना आपको पता चलेगा, तो फिर उसकी क्रियाएं पता चलेंगी कि ये जो स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, कौन सी क्रियाएं जो एबनॉर्मल हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पे इसका शेप चेंज हो गया, और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसको कौन सी बीमारी हुई है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर बाद में उसका फंक्शन, क्योंकि जब तक आप पता नहीं चलेगा आपको कि कौन सा ऑर्गन है हमारे बॉडी में, कौन सा अंग है, कौन सा सेल है, कौन सा टिश्यू है, तो तब तक उसका आपको क्रिया पता नहीं चलेंगी। तो इसलिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारे शरीर में कौन से ऑर्गन है, कौन से पार्ट्स है, कौन से भाग है, और फिर बाद में पढ़ेंगे उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटी जो रचना है हमारी बॉडी की, वो है सेल। ठीक है, फिर सेल के आगे फिर एक से ज़्यादा जब सेल मिलेंगे एक साथ, जो ग्रुप बनेगा, फिर बनता है टिश्यू मतलब ऊतक। फिर एक से ज़्यादा जब ऊतक एक साथ कंबाइन होंगे तो बनता है अंग मतलब ऑर्गन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सेल क्या है, जो सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा जो रचना है हमारे बॉडी में की, वो हमें जाननी पड़ेगी। तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब जो सेल है, जो कोशिका है, उसकी रचना कैसी है। तो इसमें हम लोग 3 पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब सेल क्या है वो देखेंगे। फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब उसकी रचना क्या क्या है, उसमें कौन से पार्ट है वो देखेंगे। और थर्ड पार्ट देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसका इंट्रोडक्शन। अब सेल का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि वो मतलब जो सेल है वो क्या है। अब सेल क्या है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि सबसे छोटा यूनिट हमारे बॉडी में, सबसे छोटा यूनिट है वो है सेल। उसको मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। तो देखिए ये है हमारे बॉडी का सेल। अब देखिए कि हम लोग हर चीज़ जब देखते हैं कि हमारा बॉडी पार्ट, जैसे कि हमारी फिंगर्स है या फिर जो बड़े बड़े ऑर्गन होते हैं, जो अंग है, वो हमें आँखों से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो सेल है वो सबसे छोटा यूनिट है। अब देखिए एक छोटे से सेल में भी कितने सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं, ये हमें अंडर माइक्रोस्कोप देखना पड़ता है। वैसे नेकेड आइज मतलब खुली आंखों से हम लोग नहीं देख सकते इसे, ये अंडर माइक्रोस्कोप देखना पड़ता है। एक जो छोटा सा सेल जो हमें आंखों से भी नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसमें भी कितने सारे पार्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। अलग अलग पार्ट्स है, कई सारे, जिसका फंक्शन अलग अलग है।
ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सेल में पढ़ने वाले हैं। ये सबसे छोटा हमारे शरीर का सर आपकी रचना है। आवाज समझ सबसे में नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रहा क्लियर? आ रही है सर। आवाज़ आ रहा है क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, तो देखिए ये जो सेल है ये सबसे छोटा यूनिट होता है हमारे बॉडी का, और इसी से हर चीज़ स्टार्ट होती है। मतलब जो सबसे बेस पॉइंट है, ठीक है, मतलब जिस पे सब चीज़ें डिपेंड होती है वो है सेल। फिर इसके आगे सब चीज़ें आगे बढ़ती जाती है। सेल पे डिपेंड है टिश्यू, टिश्यू पे डिपेंड है हमारा ऑर्गन, ऑर्गन पे डिपेंड है हमारे सिस्टम, और सिस्टम पे डिपेंड है हमारा बॉडी। मतलब अगर सेल ठीक नहीं रहेगा तो टिश्यू ठीक नहीं रहेंगे, टिश्यू ठीक नहीं रहेंगे तो हमारा बॉडी के ऑर्गन ठीक नहीं रहेंगे, और अगर ऑर्गन ठीक नहीं है तो हमारा जो सिस्टम है, जो तंत्र है हमारे जितने भी बॉडी में, वो ठीक से काम नहीं करेंगे। और अगर तंत्र अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी ठीक से नहीं चलेगा, हमारा शरीर ठीक से नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये जो सेल है ये कुल मिलाकर 30 ट्रिलियंस रहते हैं। ट्रिलियन मतलब खरब, 30 खरब। अब ये एक अप्रॉक्सीमेट इसका जो है काउंट है, इससे ज़्यादा भी होते हैं, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में कितने सेल है ये हम लोग एट ए टाइम ऐसा काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक अगर एस्टिमेट निकाला जाए, एक एवरेज अगर पकड़ा जाए, तो अप्रॉक्स ये 30 ट्रिलियंस होते हैं। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि ये इनका काउंट कितना ज़्यादा है। और अगर इनका काम अगर ठीक से नहीं रहे, या फिर अगर सेल हमारे बॉडी में कम मात्रा में अगर रहे, तो हमारी बॉडी का फंक्शनिंग कितना ज़्यादा बिगड़ सकता है। ठीक है, तो ये जो 30 ट्रिलियंस जो हमारी बॉडी में सेल होते हैं, तो ये एक साथ काम करते हैं ताकि हमारे बॉडी के अलग अलग जो स्ट्रक्चर है, अलग अलग जो फंक्शन है वो ठीक से चल सके। बॉडी का जितनी भी क्रियाएं हैं वो अच्छे से चल सके, इसलिए ये जो 30 ट्रिलियन जो सेल है वो एक साथ काम करते हैं। अब ये 30 ट्रिलियन जो सेल है वो भी अलग अलग डिवाइड है। तो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 200 टाइप्स के सेल होते हैं हमारे बॉडी में। 200 प्रकार के सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल आरबीसी, जो लाल रक्त पेशियाँ है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, वो इसमें का एक टाइप है। उसी तरह डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल। फिर प्लेटलेट्स है। मतलब देखिए यहाँ पे कि हमारे ब्लड से लेकर, हमारे ऑर्गन से लेके, हमारे टिश्यू से लेके हर जगह सेल अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनके कार्य अलग है, उनका शेप अलग है, उनका साइज अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है। तो जैसे जैसे अलग अलग हमारे ऑर्गन में सेल रहेंगे, वैसे वैसे उसका कार्य रहेगा, और वैसे वैसे उसका शेप रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा हार्ट है, हमारा हृदय है, तो इसमें सेल्स अलग रहेंगे। अब जो हमारे हार्ट में सेल्स होते हैं उसे बोला जाता है कार्डियोमायोसाइट, क्योंकि हमारा जो हार्ट है उसको कार्डियो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और साइट्स मतलब सेल। अब यहाँ के सेल कैसे होते हैं, इसमें माइटोचोंड्रिया बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट से आप सुनिए, थोड़ा ध्यान रखकर सुनिए, क्योंकि इसमें हर कंसेप्ट आपको अलग मिलेगा, हर आपको नई नई चीज़ें यहाँ पे पता चलेंगी। हो सकता है थोड़ा सा आपको हार्ड जाए, लेकिन आप ध्यान से सुनिए और उसका रिवीजन करिए बार बार, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक चीज़ क्लियर करते चलिए टाइम टू टाइम, और अपनी स्टडी स्टार्ट रखिए। क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा, हेल्थ हाइजीन फिर पैथोलॉजी पढ़ा, तो इसमें कुछ इजी स्टेप्स है, कुछ इजी कंसेप्ट है। लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी एनाटॉमी, हमारी शरीर रचना पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग बॉडी पार्ट्स पता चलेंगे और अलग अलग कंसेप्ट पता चलेंगे। तो अलग अलग कंसेप्ट के साथ साथ अलग अलग नाम भी आएंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोग देख रहे थे सेल, तो जैसे हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स है, तो अलग अलग पार्ट्स में जो अलग अलग ऑर्गन्स है, अलग अलग जो अंग है, उसके हिसाब से सेल अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर ऑर्गन का कार्य अलग है,
उनका फंक्शन अलग है, तो उसी हिसाब से वो पर्टिकुलर सेल का स्ट्रक्चर अलग रहेगा, उसका फंक्शन अलग रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा लीवर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं यकृत। तो हमारे लीवर में हेपेटोसाइट्स होते हैं, ये भी सेल का टाइप है। मतलब सेल का जो कार्य वो सेम है, अलग अलग जो ऑर्गन है उसको सपोर्ट करना, उसको मदद करना, उसको एनर्जी प्रोवाइड करना, ये जो कॉमन फंक्शन है वो सभी सेल का अलग अलग है। लेकिन जैसे ये सेल डिवाइड हो जाएंगे, मतलब अगर ये लीवर के सेल है तो उसका फंक्शन अलग हो जाएगा, अगर ये हार्ट का सेल है तो इसका फंक्शन अलग हो जाएगा, अगर एक किडनी का सेल है तो इसका फंक्शन अलग हो जाएगा, अगर वो ब्लड का पार्ट है, ब्लड सेल है, तो उसका कार्य अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने देखा आरबीसीज, आरबीसी का फंक्शन क्या है, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई करना। जितने भी हमारे बॉडी में अदर सेल है, या फिर जितने भी टिश्यूज़ है जिसे हम लोग ऊतक बोलते हैं, या फिर जितने भी हमारे बॉडी में अंग है, ऑर्गन्स है, सभी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ये काम किसका है, आरबीसी का। तो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो अलग रहेगा। आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, गोल होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है, ताकि हमारे बॉडी के छोटी से छोटी कैपिलरी, मतलब छोटी जो शिराएँ होती है, ब्लड वेसल होती है, वहाँ से वो पास हो सके, वहाँ से वो मूव हो सके, इसलिए उसका स्ट्रक्चर वैसे बना दिया गया है। और फिर हमारे जैसे कि नेल्स है, सॉरी हमारे जो फिंगर्स के टिप्स है या फिर पैरों के जो टिप्स है, वहाँ तक पूरा ब्लड सप्लाई होता है और ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई होता है। तो ये कार्य हो गया आरबीसी का। जैसे हम लोग लीवर का देख रहे थे, हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट का काम क्या होता है, यहाँ पे जितने भी हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है, जो भी न्यूट्रिशंस है, उन सब का यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। मतलब जैसे हमने खाना खाया, वो हमारे इसोफेगस से, अन्न नली से हमारे स्टमक में गया, वहाँ पे उसका ब्रेक डाउन हुआ, फिर वहाँ से वो गया हमारे डिओडेनम में, वहाँ से गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत में। अब छोटी आंत में क्या होगा, जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी पोषक तत्व है, वो वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जाकर मिलेंगे हमारे ब्लड वेसल में, हमारी रक्त वाहिनियों में, और फिर जाएंगे हमारे लीवर में, ताकि जो भी हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में जो भी टॉक्सिन्स है, फॉरेन मैटर है, वो वहाँ पे फिल्टर हो सके। ठीक है, तो ये जब जाएंगे लीवर में, तो जो लीवर में हेपेटोसाइट है, मतलब जो लीवर के जो सेल है, वो क्या करेंगे, जो भी टॉक्सिन्स है उसको फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये जो टॉक्सिन्स है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, जैसे कि अल्कोहल, अगर हम लोग अल्कोहल का, शराब का बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा लीवर उसको बार बार फिल्टर करेगा, और फिल्टर करने के वक्त ये जो हेपेटोसाइट है वो डैमेज होते हैं, वो मरते हैं, डाई होते हैं। ठीक है, और फिर बाद में जैसे ज़्यादा सेल्स के डैमेज होने लगेंगे, तो हमारा लीवर डैमेज होता है, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। और फिर जब इसका इन्फ्लामेशन बढ़ता है, मतलब इसका जब डैमेज बढ़ता है, इसमें सूजन आती है, तो क्या होता है, वो आगे चलकर कुछ दिनों में सिरोसिस में बदल जाता है, सिरोसिस ऑफ लीवर। मतलब यहाँ पे कुछ पार्ट हमारे लीवर का काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है, तो उसको बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। मतलब यहाँ पे जो हेपेटोसाइट्स है, जो लीवर सेल है, इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, उसी तरह आप जब देखोगे हमारे ब्रेन, जो हमारा मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, तो उसमें होते हैं न्यूरॉन्स। अब ये भी एक सेल है, लेकिन इसका यहाँ पे फंक्शन बदल गया, इसका लोकेशन बदल गया, इसका सेल नाम भी बदल गया। अगर ये ब्रेन के सेल है तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, लंबा टाइप होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक सेल से दूसरा सेल जॉइंट होकर हमारे जो इम्पल्सेस होते हैं, मतलब जो सिग्नल होते हैं, जैसे कि अगर हमारे हाथ में चींटी ने काटा, तो वहाँ पे जो काटा गया है, जो पेन हुआ है, जो दर्द हुआ है, वो जाता है हमारे ब्रेन तक, और फिर हमारा ब्रेन उसको
रिप्लाई करता है, ऑर्डर करता है कि वो मच्छर को हटाया जाए या उसको मारा जाए। या फिर सादा अगर एग्जांपल हमने लिए, अगर हम लोग के हाथ में या पैर में अगर चटका लगता है, अगर हम लोग कोई हीट के पास गए, कोई अग्नि के पास अगर गए हम लोग, अगर वहाँ पे हमको चटका लगता है तो तुरंत हमारे ब्रेन से ऑर्डर आती है, सिग्नल आता है कि वहाँ से हाथ हटा लो, वरना हाथ को इंजरी हो जाएगा। तो ये सब कैसे चल रहा है? तो ये सब हमारे न्यूरॉन्स की मदद से चल रहा है, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में जो न्यूरॉन्स है वो सिग्नल पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन तक, और फिर हमारा ब्रेन उसको ऑर्डर करता है, उसको रिप्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूरॉन्स का बहुत महत्व है। तो इसी तरह जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स है, जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स है, तो सभी में सेल्स अलग अलग रहेंगे और उनके फंक्शन अलग अलग रहेंगे। ठीक है, और उसके फंक्शन के साथ साथ उनका साइज अलग रहेगा, उनका शेप अलग रहेगा, उनका स्ट्रक्चर अलग रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कुल मिलाकर जैसे आपको बताया मैंने, हेपेटोसाइट्स है, फिर न्यूरॉन्स है, आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, तो ऐसे अलग अलग टाइप 200 टाइप्स के हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जब भी आपको मैं अमाउंट बताऊंगा, जो भी आपको नंबर बताऊंगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली बताया जाता है, एक्यूरेट नहीं होता है ये, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है उनका जो काउंटिंग है, उनके जो टाइप्स है, ये एक सर्वे के हिसाब से, एक डायग्नोसिस के हिसाब से निकाला जाता है। तो आपको एक्यूरेट ये कोई नहीं बताएगा। हो सकता है कोई बताएगा, अगर कुछ बुक्स आप पढ़ोगे तो उसमें बताएगा कि 202 टाइप्स है, 202 प्रकार के हैं, कोई बताएगा 190 प्रकार के हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेटली एक वैल्यू पकड़ी जाती है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 200 टाइप्स के हमारे बॉडी में सेल्स है, और 30 ट्रिलियंस, 30 खरब इतने सारे सेल्स हमारे बॉडी में हैं। अब एट ए टाइम ये जो है 30 ट्रिलियन से कम भी हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी की जो सेल्स है वो हर सेकेंड, हर मिनट कुछ डेड हो रहे हैं, कुछ न्यू क्रिएट हो रहे हैं। क्योंकि हर सेल्स का जो लाइफ स्पैन है वो अलग है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, तो इनका लाइफ स्पैन अलग है, मतलब जीवन काल इनका अलग अलग है। तो जब उनका जीवन काल समाप्त हो जाएगा तो फिर से नए सेल बन जाएंगे। तो मतलब हर सेकेंड, हर मिनट हमारे नए नए सेल्स तैयार भी हो रहे हैं, और जो जूने हैं, जो ओल्ड सेल है, वो मर भी रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली एट ए टाइम हम लोग जो काउंट है वो एक्यूरेट नहीं ले सकते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे स्ट्रक्चर, सॉरी, जो सेल का इंट्रोडक्शन, मतलब उसके बारे में आपको अभी इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है। अब ये जो 200 टाइप के जो सेल है वो सभी एक साथ काम करते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से चल सके। जैसे कि फैट सेल है। फैट सेल मतलब क्या है? एडिपोज सेल होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करता है? हमारे बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये फैट सेल अलग हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर अलग रहेगा, इसका फिर शेप एंड साइज अलग रहेगा, उसका जो लाइफ स्पैन है वो अलग रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे बॉडी में अलग अलग सेल होते हैं, लेकिन सभी सेल एक साथ एक दूसरे से रिलेटेड काम करते हैं। क्योंकि हर सेल अगर अलग अलग काम करेगा तो हमारी जो बॉडी फंक्शनिंग है, जो सिस्टम है हमारे बॉडी के, वो ठीक से काम नहीं करेंगे, उनमें एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। इसीलिए जितने भी टाइप के हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं सभी को एक साथ काम करना होता है, क्योंकि हर सेल एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब हमारे पूरे बॉडी में सेल होता है सिर्फ दो जगह छोड़कर। एक होता है नेल्स, हमारे जो नाखून है वो, और हमारे हेयर्स, मतलब हमारे जो बाल है, इसमें होता है केराटिन। ठीक है, अब केराटिन, अगर आपको अगर पूछा गया कि जो नेल्स, जो नाखून है और जो हमारे बाल है, वो कौन से सेल से बिलोंग करते हैं, तो बिलोंग करते हैं मतलब कहाँ से आते हैं, उसमें केराटिन जो है वो आता है इपिथेलियल सेल से, जिसको हम लोग बोलते हैं उपकला उत्तक।
और उपकला कोशिका। ठीक है, जो उपकला उत्तक है मतलब इपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसमें होता है इपिथेलियल सेल। और कुछ समय के बाद जब ये इपिथेलियल सेल मर जाते हैं और थोड़े से हार्ड होने लगते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं हमारे नेल्स में, हमारे हेयर में। ठीक है, तो इसीलिए कहा था कि जो हमारे सेल्स जो है वो दो जगह पे नहीं है, जैसे कि हमारे नेल्स है और हमारे हेयर है। इसके अलावा हमारे पूरे बॉडी में सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे हमारा सेल्स। अब देखते हैं हम उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब एक पर्टिकुलर जो कॉमन जो हमारा सेल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर उसका बाद में देखा जाएगा कि उसका फंक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो फंक्शन जानने के पहले हमें उसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा कि सेल, जैसे कि पर्टिकुलर अगर सेल है तो जैसे कि आपको मैंने पिक्चर दिखाया था तो उसमें अलग अलग आपने देखा होगा कि अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं उसमें। अब अलग अलग पार्ट्स है तो उसका फिर शेप अलग रहेगा, उसका साइज अलग रहेगा, उसका स्ट्रक्चर अलग रहेगा और उस पर डिपेंडिंग उसका फंक्शन भी अलग रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। अब देखिए, सेल जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ होती है वो दो चीज़ें हैं। एक है न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में नाभिक भी बोलते हैं, और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य। अब ये दो चीज़ें सबसे महत्व की होती है। न्यूक्लियस क्या करता है, हमारे जो सेल है उसको पूरा ऑर्डर करता है, उसको हम लोग बोलेंगे जैसे कि उसका मेंटेनेंस करता है, मतलब कौन सी चीज़ कब करनी है, कौन से पार्ट का डिवीजन होना है, या फिर कौन सी पार्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए हैं उसको बाहर निकालना है, या फिर कौन से पार्ट की यहाँ पे ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये सब चीज़ें आएंगी न्यूक्लियस से। जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन है, अगर ब्रेन नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी का फंक्शन नहीं होगा। मतलब हमें अगर हाथ में चटका लग रहा है तो वो चटका लगते रहेगा, वहाँ के सेल डैमेज होते रहेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ से हाथ हटाना है। ठीक है, उसी तरह हमारे बॉडी में अगर कोई चीज़ की कमी हो रही है, जैसे कि पानी की कमी, तो क्या होता है हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है, हमें प्यास की महसूस होती है, थ्रस्ट की हम लोग फीलिंग करते हैं, ताकि हमें पता चले कि बॉडी में पानी की कमतरता हो गई है। इसके साथ साथ कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारी जो स्किन है वो ड्राई होने लगती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें हमारे बॉडी की मेंटेनेंस है, जो हमारा ब्रेन कर रहा है, वहाँ पे ऑर्डर दे रहा है कि ये चीज़ें करनी है। पानी की कमतरता हो गई है, पानी पीजिए। ब्लड की कमतरता हो गई है, ब्लड को बनाइए। कोई हार्मोन की कमतरता हो गई है तो हार्मोन सीक्रेट करिए। कोई हार्मोन अगर ज़्यादा हो गए तो उसको मैनेज करिए। तो ये सब काम कौन करता है, बॉडी कौन रेगुलेट करता है, हमारा ब्रेन। उसी तरह जो सेल है, जो कोशिका है, तो उसका रेगुलेशन कौन करेगा। तो हम लोग देख रहे थे इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में मैं बता रहा था आपको कि जैसे कि कोई भी सेल है या फिर कोई भी जब टिश्यू है, अगर उसका रेगुलेशन करना है, उसको मेंटेन करना है, तो एक मास्टर की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे बॉडी में है ब्रेन, तो ब्रेन क्या कर रहा है, पूरे बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, उसका मेंटेनेंस कर रहा है। कौन सी चीज़ कहाँ पे कम पड़ रही है, फिर कौन सी चीज़ ज़्यादा हो रही है, या फिर कौन सी चीज़ की कब ज़रूरत है। तो उसी तरह जो हमारा सेल है, उसका जो मास्टर है, जो मेन है, वो कौन है, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हर चीज़ पे ध्यान रखेगा कि उसमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, एनर्जी कब क्रिएट करना है, क्योंकि सेल में ही हमारी एनर्जी क्रिएट होती है। फिर ऑक्सीजन का सिक्रेशन कब करना है, वेस्ट प्रोडक्ट जो हो रहा है उसको बाहर कैसे निकालना है, उसका मूवमेंट कैसे करना है एक जगह से दूसरी जगह। फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो सेल का डिवीजन कब करना है। तो ये सब चीज़ें कौन करेगा, ये न्यूक्लियस करेगा। इसीलिए ये न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दूसरा आपको पार्ट बताया हमने, वो है साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य। जो कोशिका में द्रव्य होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। मतलब ये क्या करेगा, जितने भी हमारे सेल में पार्ट्स है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसमें अलग अलग, जैसे माइटोचोन्ड्रिया है, फिर गोल्जी एपरेटस है, फिर
लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, सबका जो छोटे-छोटे जो पार्ट्स है, उन सभी पार्ट्स को ये एक जगह पे रखता है, ठीक है? और उनके जीवित रहने के लिए एक कंडीशन तैयार करता है। मतलब वहाँ पे एक एनवायरनमेंट तैयार करता है, ऐसा वातावरण तैयार करता है सेल में ताकि सभी जो पार्ट्स हैं वो जीवित रह सके। उसे कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, ठीक है? तो आपको फिर से मैं पिक्चर दिखाता हूँ सेल का। आज का क्लास हम लोग यही स्टॉप करते हैं। कल हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को, ठीक है? मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सुजीत से आप सभी का धन्यवाद।